अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के तेज़ी से बदलते हुए सियासी हालात के बारे में, जिसमें सियासी जमातें काफ़ी कंफ्यूज नज़र आती हैं। इलेक्शंस का स्केड्यूल अनाउंस होने के बाद क्या सियासी जमातों का वो मोमेंटम होगा या नहीं, और एग्जैक्टली क्या नैरेटिव होगा जिसके ऊपर जमातें प्ले करने जा रही हैं। कुछ सियासी खबरों के बारे में बात करेंगे। और IMF ने पाकिस्तान से ये कहा है कि सैलरीड लोगों के ऊपर ज़्यादा बोझ ना डालें, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई और सजेशन मौजूद है। और इंटरनेशनल रैंकिंग एजेंसीज़ की जो रीसेंट रिपोर्ट है वो भी पाकिस्तान के हक़ में कुछ बेहतर नहीं आई है। तीसरा मौजू जो आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे कि गज़ा और इसराइल की जंगबंदी क्या करीब है, क्योंकि अब लगता ही है कि बरतानिया ने इस हवाले से अपना लहजा नरम कर लिया। इस हवाले से मुफस्सिल बात करेंगे। सबसे पहले आमिर इलियास राना साहब मेरे साथ मौजूद हैं, नसीम सिद्दीकी मुझे ज्वाइन करें, आरिफ चौधरी भी मुझे ज्वाइन करें। राना साहब आपसे शुरू करती हूँ। ये खाकान अब्बासी साहब ने नून लीग छोड़ने का ऐलान कर दिया है, इस ऐलान की ज़रूरत थी या वाकई नून लीग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थी कि उसके नज़रियाती लोग उससे दूर जा रहे हैं? अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो और भी ऑथेंटिक हो जाएगा, लेकिन उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया छोड़ने का। उस्माना उनके दिल से लग गई और वो इससे बाहर ही नहीं आ सके। और मेरा अपना तज्जिया है, वो जब छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनका ख्याल ये था कि जब मुझे एक दफ़ा वज़ीर आज़म बनाया था तो दूसरी दफ़ा शहबाज शरीफ को क्यों बना दिया। तो बहरहाल हर बंदे की अपनी राय है। पार्टी के अंदर बहुत सारे सीनियर लोग थे जिनको छोड़ के शायद खाकान अब्बासी को वज़ीर आज़म बनाया गया था। और उन्होंने जितनी कोशिश की, जिस नैब के बारे में वो आज बातें करते हैं इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, तो साकिब निसार साहब की थे कि अमेंडमेंट नहीं लानी वरना मैं उसको सेट असाइड कर दूंगा। तो भाई वो फिर उसी PMLN PDM की गवर्नमेंट ने, जो उस वक्त पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान जो हुकूमत में नहीं थे, वो सारे उनको सपोर्ट कर रहे थे उस वक्त भी, और वो नैब में तरमीम करना चाह रहे थे। लेकिन जब इनकी वज़ीर आज़म शाहिद खाकान की चीफ जस्टिस साकिब निसार से मुलाकात हुई तो उन्होंने वो लगाई और ये खामोश हो गए। ये सारी बातें बाद में सबको याद आती हैं कि हमें क्या करना चाहिए था, हमें कितना बड़ा इनकलाब लाना चाहिए था। उस वक्त ये कहते थे कि इतने मंसूबे लग गए कि मैं इफ्तिताह करते करते थक चुका हूँ 1 साल के अंदर। और अब उन्हें वो जहां एक तरफ वो कहते हैं कि नवाज शरीफ के 5 साल कौन वापस करेगा, वहां उनके जहन में मिफ्ता इस्माइल की दोस्ती भी है कि उसको डार साहब ने वजीर खजाना नहीं रहने दिया। हालांकि 19 दिन बाद जब उनको हटाया गया था, उससे उनकी आईनी मुद्दत 6 माह की, क्योंकि वो मुंतखब तो नहीं थे, ना सेनेटर थे ना MNA थे, वो भी खत्म हो जानी थी। तो बुनियादी बात वहीं से शुरू हुई और वो समझते थे कि बस उन्हीं को होना चाहिए। फिर मरियम नवाज का भी बहाना हो गया। हालांकि मरियम नवाज के साथ तो वो बैठ गए थे, जिस तरह चौधरी निसार ने एक इख्तलाफ जी किया जी, था। लेकिन और बड़ी बड़ी 2018 के वाज़ेह इलेक्शन तौर से पे पहले चौधरी निसार अलग हो गए और अब ये 24 के इलेक्शन से पहले देख, खाकान अब्बासी साहब। हर सियासी जमात के साथ इस तरह लोग आते हैं और जाते हैं। आप देख लें कि 2018 में तो बहुत सारे लोग गए थे। जनूबी पंजाब में महकमा ज़राअत दरियाफ्त हुआ था नया नया, तो बेशुमार लोगों को जनूबी महाज बना के और उसके बाद उनको PTI में शामिल कर लिया गया। तो इस तरह लोग आते जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि जो सरदार मेहताब हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनका भी नाम आ रहा है कि वो आज़ाद लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने ऐलान भी कर दिया। वो काफ़ी अरसे से लाताल्लुक इसलिए हो गए थे कि जब वो पार्टी के सदर थे तो नए लोगों में, आपको पता है, परवेज खटक आना चाह रहे थे PTI में जाने से पहले। लेकिन उस वक्त उन्होंने उनके ऊपर इतना डिले किया कि वो PTI में चले गए और उनको नहीं आने दिया। तो वो एक पार्टी के अंदर बात चलती है कि जी नए लोगों के आने में कौन रुकावट है और कौन नहीं है। तो ये बड़ा वाज़ेह फ़र्क था। और शायद खाकान अब्बासी साहब को अब समझ आ गई थी कि लोगों के साथ 2018 में हारने के बाद, चाहे हराया ही गया लेकिन उन्हें जितवाया तो फिर लाहौर से नवाज शरीफ नहीं था ना, कि इनको कहा गया था। तो उन्होंने तो कोई कमी नहीं छोड़ी कि अपने मुखलिस साथियों को पीछे करने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा था कि अगर वो असेंबली में नहीं आए थे तो उन्हें लेके आए थे। ये बात अब उनके अपने सोचने की है कि वो क्या फैसला करने हैं। जी, आप मेरे साथ रखिएगा। नसीम सिद्दीकी साहब, नून लीग ने यह भी कहा है कि पंजाब में काफ लीग के अलावा किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। और एक तो ये सवाल कि ये क्या सही स्ट्रैटेजी है? क्या नून लीग ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है कि वो मेजॉरिटी ले जाएंगे, या वैसे ही मेंटली प्रिपेयर्ड है कि हुकूमत तो कोalition की बननी है तो इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है? एंड ऑन दी अदर हैंड, मिफ्ता इस्माइल, खाकान अब्बासी, ऐसे लोगों के छोड़ के जाने से नून लीग को वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ता? देखिए, नसीम जहाँ सिद्दीकी तक बात जी। इस्माइल या इनके छोड़ने से वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने देखा कि भुट्टो साहब
के ज़माने में भी, जब उस वक़्त भी महकमा ज़राअत होता था, जिसका ज़िक्र मेरे राना साहब ने किया है, तो उस वक़्त भी जफरी साहब छोड़ गए, हफीज़ पीरज़ादा छोड़ गए, हनीफ रामे, खैर जितने बड़े नाम थे स्टॉलवर्ड से, लेकिन पीपल्स पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है बतूल कि ये जमहूरियत का हुस्न है। मैं उन लोगों को बड़ा एप्रिशिएट करता हूँ जो कि जो अपने रहनुमाओं से या लीडर हैं और पार्टी छोड़ देते हैं। एक तरफ तो ये देखा जाए कि वाकई नून लीग ने शायद खाकान अब्बासी को बहुत ओब्लाइज किया कि उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया। शायद वो अपनी जमात भी बना लें तो वो कभी खुद से वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते। लेकिन जो लोग इख्तिलाफ करते हैं, अगर आज भी शायद खाकान अब्बासी पार्टी में मौजूद रहते तो डेफिनेट इनको कोई ना कोई बड़ी वज़ारत मिलती। लेकिन जब आप बुनियादी असूलों के ऊपर इख्तिलाफ करके अलग होते हैं तो मेरे ख्याल से तो ये एक अच्छी बात होती है। लेकिन नून लीग को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देखें ना कि मखदूम जावेद हाशमी ने अगर नून लीग को छोड़ा तो वो तो कहीं के नहीं रहे। चौधरी निसार ने अगर छोड़ा, बहुत बड़े-बड़े स्टॉलवर्ड्स, ये जब पार्टी के अंदर होते हैं तो इनकी बहुत शान शौकत, बड़ा नाम होता है। लेकिन जो ही ये वो कहते हैं अच्छा ने हाथ लगाया तो सोने का बन गया, छोड़ा तो वो कोयले का बन गया। तो इसी तरह आपने देखा कि पीटीआई के अंदर भी जो छोड़ के बाहर निकले हैं, उनकी क्या वैल्यू है। अगर पीपल्स जो पीटीआई की पॉपुलैरिटी है, जो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है, अगर आज वो मुझे भी टिकट दे दें, तो जिसको कोई जानता भी नहीं, वो भी शायद लेकिन जीत नसीम जाए। तो सिद्दीकी ये साहब, इसको बात थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कीजिएगा कि पंजाब में तो काफ लीग की अपनी कोई ख़ास पोजीशन नहीं है। जब से परवेज़ इलाही वाला धड़ा अलग हुआ है, उनके पास क्या 2-4 सीटें हैं, उस पे क्या नून लीग रिलाय करेगी? अतुल, आपने अच्छा सवाल किया। काफ लीग की एक स्टैंडिंग ज़रूर है कि उन्होंने पीडीएम की गवर्नमेंट को सपोर्ट देने के लिए जो वोट दिया था, तो वो उस वक़्त बड़ा एक बैलेंसिंग किस्म का इस तरह का माहौल था कि आपको एक-एक, 2-2 सीटों की ज़रूरत थी। और शायद चौधरी शाफे और जो बशीर चीमा थे, उनकी ही सीटों से इनकी हुकूमत कायम हुई थी। 172 सीटें थी, शायद 2 सीटों से वज़ीर-ए-आज़म बनते, 172 होनी चाहिए। तो बात ये है कि वो उनको ओब्लाइज करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छा जेस्चर दिया। चौधरी शुजात ने बुरे वक्त में पीडीएम का साथ दिया, तो वो चाहते हैं कि चलो काफ लीग को तो हम साथ लेके चलेंगे। लेकिन असल मसला आ रहा है, ये जो आईपीपी बनवाई गई है महकमा ज़राअत की तरफ से, इसका क्या करना है। अगर वो इनको अकेला छोड़ देंगे, उनके साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, तो मामलात के तरफ जाते हैं। और अगर तो पीटीआई को खुलकर लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ मुकाबला करने दिया गया, तो फिर तो नून लीग को कोई पूछेगा ही नहीं। आपने इस नुक्ते के ऊपर आते हैं नसीम सिद्दीकी साहब, प्लीज़ आई होल्ड यू हेयर। जी, तो आरिफ नून चौधरी लीग साहब, स्टैंडिंग प्लीज़ नहीं नसीम है। सिद्दीकी साहब, प्लीज़ इस नुक्ते पे आते हैं, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। आरिफ चौधरी साहब, 21 मिलियन नए वोटर्स ऐड हुए हैं, जो 2018 की इलेक्टोरल लिस्टें थी। ये 21 मिलियन वोटर बताइएगा, पहले ये शॉर्टली बताइएगा जा किस तरफ रहा है ये नया वोटर। और दूसरी बात ये अगर ये कि कितना 21 मिलियन इंटेलिजेंट वोट डिसीजन जो है है, काफ लीग के साथ इत्तेहाद करना, नून लीग। अगर 21 मिलियन वोटर्स जा रहे होते नून के साथ, तो ये हालत ना होती इस वक्त पाकिस्तान में सियासत की और इमरान खान की और उनके साथियों की। ये सब कुछ जो हो रहा है, उठाया जा रहा है वकला को भी, और जितने भी लोग, इवन बच्चे छोटे-छोटे जो हाथ में झंडा उठा लेते हैं पीटीआई का, उनको भी उठा लिया जाता है। तो ये सब कुछ इसलिए है कि ये जिन वोटर्स की आप बात कर रहे हैं, ये 2.5 करोड़ के करीब वोटर्स हैं। ये इन्होंने नवाज शरीफ साहब को ये नहीं जानते, ये किसी और को नहीं जानते। इन्होंने जिसको देखा है, जिसने इन्हें मोटिवेट किया है, जिसने इनकी परवरिश सियासी तौर पर की है, वो उसका नाम है इमरान खान, और वो पार्टी का नाम है पीटीआई। अब वो पीटीआई और इमरान खान के साथ इस हद तक जुड़े हुए हैं और इस हद तक वाबस्ता है कि ये सारी मुहिम वो चला रहे हैं, सोशल मीडिया पे वो हैं। वोटर्स जब से वो बने हैं, तो उनकी तो ये ख्वाब है कि उन्हें एक ऐसा मौका मिले कि जब वो जाकर अपनी रिजेंटमेंट इस निज़ाम के खिलाफ, स्टेटस को के खिलाफ, उसको रजिस्टर करा सके। और फिर दूसरा ये है कि जो कुछ उनके साथ हुआ है, जिस तरह नौजवानों को पकड़ा गया है, जिस तरह नौजवानों को बेइज्जत किया गया है, जिस तरह उनके एक तरफ उनके मुंह से निवाला छीन लिया गया, और बहुत सारे नौजवान जो थे, जो कारआमद थे, जिनके पास कोई डिग्री थी, कोई हुनर था, वो मुल्क छोड़कर चले गए। और पूरी दुनिया के अंदर बाहर बैठे हुए लोग जो हैं, उनके अंदर जितनी रिजेंटमेंट पाई जा रही है इस वक्त हमारी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, वो उसने होना है ट्रांसलेट इस सूरत में, वोट की सूरत में। तो अगर तो ये वोट यानी इलेक्शन तक लोगों को जाने दिया गया और वोट डालने दिए गए, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों के बारे में आपने इशारा किया है,
ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करेंगे। ठीक है, और आप कहेंगे यही मेरे बात साथ रुकिएगा। इलियास राना साहब, अब्बास नासिर ने भी बड़ा अच्छा लिखा है इसके ऊपर आज, और उन्होंने लिखा है कि नवाज शरीफ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2016 से चीज़ें रीसेट हो जाएंगी रीसेट? नहीं, हमारे यहाँ दायरे का सफ़र है, इस हद तक तो ये बात दुरुस्त है कि हम कभी बदलते नहीं और हमारे मसाइल भी उसी तरह रहते हैं, वसाइल भी उसी तरह रहते हैं। लेकिन 2016 की पोजीशन पे लाने के लिए ये बहरहाल है कि अगर वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो बहुत कुछ वो कर सकते हैं। उन्होंने 2013 में वज़ीर आज़म बनने के बाद इस मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा भी किया और जो एनर्जी क्राइसिस था उसको भी ख़त्म किया, सी पैक भी लाया। उन्होंने काम किए, बातें नहीं की। वो सोशल मीडिया पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, वो लोगों की किस्मत बदलने पे कर रहे थे, और ये ग्राउंड पे मौजूद है। इमरान खान मकबूल है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, वोटर उनके साथ हैं। ये काम अब उनका है कि सियासत में वो अपने लोगों को इलेक्शन लड़ाने के लिए कितनी कोशिश कर सकते जी, हैं। एक और सवाल कि वो आप क्या समझते हैं? जिसको जी जी एक मिनट, जी जिसको वो टिकट दें वो लड़ सके, क्योंकि रियासत पे हमला ना पीपल्स पार्टी ने कभी किया था, ना नून लीग ने किया था। निकाला सबको गया था, और जिस तरीके से निकाला गया हम सबको पता है कि कब कैसे क्या हो जाता है। तो अब खान साहब को तो अदालत के जरिए नहीं निकाला गया था ना, इनको वोट आउट किया गया था। ये सियासत करते हुए सियासी जमातों से बात करने के लिए तैयार नहीं थे, और आज भी उनकी ओरिजिनल ख्वाहिश यही है कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। एस्टेब्लिशमेंट उनसे बात नहीं कर रही। अब वोटर को पोलिंग स्टेशन तक ले जाना एक आर्ट है। वो खान साहब के जितने भी लोग हैं, चाहे वो ओवरसीज हैं, चाहे वो कोई भी हैं, वो आए वोट डालें, ये उनका राइट है। उनके इलेक्शन में कैंडिडेट होने चाहिए। उसके लिए रास्ता खान साहब और उनकी क़यादत का है। यही उनका इम्तिहान है कि सियासतदान मुश्किलात से निकलता है, अपने आप को मुश्किल से निकालता है। क्या 2018 में ये सब चीज़ें नवाज शरीफ के लिए नहीं थी? उन्होंने आके सज़ा लंदन से आके अपनी बेटी के साथ जेल जी में डाल जी दिया, जी अपनी बिल्कुल, पार्टी को प्लीज़ आई बचा होल्ड लिया। यू है। लेकिन मुझे बताइएगा कि इस वक्त नवाज शरीफ की क्या स्ट्रेटजी होगी, वो टेम्पो किस तरह से बनाएंगे अपनी इलेक्शन कैंपेन का? उनके पास क्या स्ट्रेटजी है? एक सिंपैथी वोट तो डेफिनेटली उनको चला जाएगा, लेकिन उनका नैरेटिव भी रिसेंटली बहुत चेंज होता रहा। वो पहले कहते थे जी जी एहतसाब बिल्कुल। करेंगे, फिर उन्होंने कहा नहीं करेंगे, फिर उन्होंने कहा दोबारा करेंगे। तो एग्जैक्टली किस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे नवाज शरीफ? दो चीज़ों का फ़ायदा उठाएंगे। एक, उनकी जो अपोनेंट बड़ी जमात है पीटीआई, वो कट टू साइज हो चुकी है। पहला फायदा तो उनको यही है। दूसरा, उन्होंने जो कैंडिडेट चुने हैं और वो फाइनल करते चले जा रहे हैं मुसलसल। नंबर वन, उनकी अदालतों से जो बरी होना है, बाइज्जत बरी हो जाना है केसेस के साथ, उसको वो लेके जाएंगे, और जलसे कराने होते हैं कैंडिडेट्स ने, लोगों को लाना होता है कैंडिडेट्स ने। और उनका प्लान यही है कि जनवरी में वो पाकिस्तान के बड़े शहरों में खुद जलसे करेंगे, और बाकी जगहों पे मरियम नवाज जाएंगी और शहबाज शरीफ जाएंगे। उन्होंने अपना सारा प्लान किया हुआ है। इस वक्त मसला ये आ रहा है कि बाकी जमातों में पीपल्स पार्टी बिल्कुल अपनी हर जगह पे मुहिम चला रही है। कैंडिडेट उनके पास सिंध में ही होंगे, बलूचिस्तान में भी उनके पास अच्छे कैंडिडेट होंगे, केपी में पॉकेट्स में कैंडिडेट होंगे, पंजाब में उनके पास कैंडिडेट नहीं होंगे। वो गिने चुने हैं, सबको पता है जिसकी वजह से होना है। तो अब मौलाना फजल रहमान ने अपनी कैंपेन चलानी है। बीएपी के साथ नून लीग का अलायंस हो चुका हुआ है, और पंजाब में जिस तरह आपने बताया काफ लीग में देखे ना, सालिक हुसैन और जो चौधरी तारिक बशीर चीमा है, उन्होंने वोट दिया था, लिहाजा उस वोट का पास होगा। और उनकी कैंपेन 6 महीने से सालिक के बड़े भाई शाफे हुसैन, वो गुजरात में फुल टाइम चला रहे हैं। जो उनको सीटों का ओके है, वो मुतालबा ज्यादा का कर रहे हैं, उनका क्या फैसला होगा। लेकिन चौधरी शुजात के साथ नवाज शरीफ की ये बिल्कुल है कि जिन लोगों ने हमें वोट दिया उनके साथ हम चलेंगे। आईपीपी की जिसकी बात हो रही थी, वो है सीट एडजस्टमेंट, जो बहुत मुश्किल काम है। आप देखें, हुमायूं अख्तर शायद इस दफा फैसलाबाद के इलाके के निवानी, जहां उनकी शुगर मिल भी है, वहां से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, जो मेरी इतला है। और जो ओन चौधरी के बारे में सारे लोग कह रहे हैं वो लाहौर से लड़ेंगे, वो भी फैसलाबाद की तहसील है समुंदरी, उसके साथ एक इलाका है, वहां से वो लड़ना चाह रहे हैं एमपीए का इलेक्शन, जहां उनकी बरादरी का खासा वोट है, और वो नून लीग से वहां एडजस्टमेंट चाह रहे हैं। लेकिन नून लीग के लिए प्रॉब्लम यह है कि इनके पास सब जगहों पे कैंडिडेट हैं। वो एक मसला दोनों के लिए आएगा। बहुत जगहों पे सीटें ओपन होंगी कि ठीक है जी आप इलेक्शन लड़ लें, तैयारियां पूरी हैं। अब मसला वहीं पे आता है कि जो आप 21 मिलियन वोटर गिन लें। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं प्रोग्राम में। खुश आमदीद। जी नसीम सिद्दीकी साहब, ये बताइएगा कि क्या नून लीग, मैंने पहले भी ये सवाल किया था कि क्या नून लीग एटलीस्ट कोशिश करेगी 2/3 मेजॉरिटी की, या उसकी सियासी स्ट्रैटेजी इलेक्शन के हवाले से यही होगा कि बस एक प्रेजेंटेबल वोट बैंक हो और कोएलिशन गवर्नमेंट बन जाए?
बतूल देखें, इस वक्त जो भी इलेक्शन होने वाले हैं ना, वो की एक स्टेज जो है ना वो सजा दी गई है। दूल्हा का नाम जो है वो फिक्स कर दिया गया। बस 8 फरवरी को समझे मौलवी साहब आएंगे, निकाह पढ़ाएंगे और छुआरे बांट दिए जाएंगे। ये कोई फेयर एंड फ्री इलेक्शन तो होने नहीं जा रहे। सबसे बड़ी, सबसे मकबूल जमात जो पाकिस्तान की है, उसको तो आपने बिल्कुल आउट किया हुआ है। ना उनके जलसे जुलूस होने दे रहे, ना उनके कैंडिडेट्स को आगे आने दे रहे। ना 9 मई की मैं भी मजम्मत करता हूँ, आप भी मजम्मत करती है। 9 मई कितने लोगों ने किया था? 2000, 3000, 4000 लोग। ठीक है, आप उनको सबको पकड़े, फांसी पे लटका दें, उनको सजा दे दें। लेकिन जो करोड़ों की तादाद में उस पार्टी के सपोर्टर्स और वोटर्स हैं जो 9 मई को कंडेम भी करते हैं, आप तो उनको भी बाहर नहीं आने दे रहे। उसके बाद आमिर इलियास राना साहब ने फरमाया कि जो रियासत पे कभी नून लीग ने या पीपल्स पार्टी ने हमला नहीं किया, तो भाई जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी तो जो पाकिस्तान का जहाज अगवा हुआ था और जिसमें लोगों को मर्डर भी किया गया था, वो एक पूरा रियासत के ऊपर हमला था। उसके बाद जिस तरह नैब के ऊपर मरियम नवाज शरीफ की लाहौर में पेशी के ऊपर पथराव गया, वो भी रियासत ही है, वो भी रियासत का इदारा है। आपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, आपने डॉन लीक्स करवाई। तो इस तरह की बातें भरी पड़ी हैं। लंदन में बैठ के नवाज शरीफ साहब, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उस वक्त के सिटिंग DGISI फैज हमीद साहब का नाम ले लेके जो है उनको ललकारते थे। तो बात ये कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, इदारे को बीच में नहीं घसीटना चाहिए। लेकिन ये काम तमाम लोगों ने किए। लेकिन क्योंकि इस वक्त सेज जो है वो नवाज शरीफ के लिए सजा दी गई है, ना आप पीपल्स पार्टी को खातिर में ला रहे हैं, ना IPP को खातिर में ला रहे हैं। इस वक्त नवाज शरीफ हर जगह टिकटें बांटते फिर रहे हैं। उनकी पॉपुलैरिटी क्या है? आपने उनको बरी कर दिया। क्या उन्होंने एवनफील्ड का जवाब दे दिया? क्या उन्होंने अल अजीजिया का जवाब दे दिया? बिल्कुल मनी ट्रेल्स तो नहीं आई है ना, कुछ भी नहीं आया ना। महीनों सालों केस चलते रहे, कौम का वक्त जाया होता रहा, कौम का पैसा जाया होता रहा। वाजिद जिया सूटकेस भर भर के लेके आते थे डॉक्यूमेंट्स, 10 वॉल्यूम का जिक्र होता था। तो कौम से मजाक उस वक्त हो रहा था, या आप 2 दिन में जो आप उनको करके एक चिट उनको दे देते हैं, कौम से इस वक्त मजाक हो रहा है। तो आपने डिसाइड कर लिया है महकमा ज़राअत ने कि आपने जो है नवाज शरीफ को लेके आना है। तो PTI तो फिर बिल्कुल पीछे चली जाएगी जब आप उनको कौम हिस्सा नहीं लेने देंगे। और ये वही इलेक्शन होंगे जैसे आज से 50-52 साल पहले जो हिस्ट्री दोहराई गई थी कि आप पाकिस्तान की जो अक्सरियत है उसको आप अकलियत में बदलने पे जो है वो तैयार हुए हैं। आपने अक्सरियत को जो है वो सामने नहीं आने दे रहे, यंग जनरेशन को सामने नहीं आने दे रहे। कितनी नफरत उससे बढ़ती जा रही है। ये जो यंग जनरेशन है, ये आपके पाकिस्तान के बीमार है। कहा जाता है ये पाकिस्तान की मुस्तकबिल है, और आप उस मुस्तकबिल के साथ क्या सलूक कर रहे हैं कि जिसने पहली दफा वोट डालने जाना है, जिसका पहली दफा वोट बना है। सदीकी साहब काइंडली यहाँ पे रुकिएगा, इसको कंटिन्यू करते हैं। आरिफ चौधरी साहब, अब PTI के पास ऑप्शंस क्या हैं? उनका इंतखाबी निशान वो रुका हुआ है, क्या ये उन्हें इफेक्ट कर सकता है? वैसे हमने हिस्टोरिकली तो ये देखा है कि 88 में जब पीपल्स पार्टी का भी ट्रेडिशनल निशान सोड तलवार उनसे वापस ले लिया गया था, तो तीर पे भी उन्होंने उतना ही परफॉर्म किया था। तो ऐसी मिसालें तो नहीं मिलती कि बुरा परफॉर्म करती हैं पार्टीज, बट स्टिल इट्स अ क्वेश्चन। और दूसरी बात ये कि PTI की अपनी क्या स्ट्रैटेजी है? PTI खुद क्या कर रही है इलेक्शन से पहले? जितनी भी PTI बची है उनके पास ऑप्शंस क्या है? देखिए, मैं आपको अर्ज करूँ, एक तो बात यह है कि मेरा PTI से कोई ताल्लुक है नहीं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला नहीं, लेकिन मैंने तो कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी कभी ज्वाइन नहीं की। लेकिन जहाँ तक सूरत हाल जो नजर आ रही है वो तो ये है कि PTI को वो बिल्कुल नहीं चाहते इक्तदार में आना, तो दरकिनार वो इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट नहीं चाहते कि वो कर सके। और उसके लिए जो कुछ वो कर रहे हैं वो उसमें पूरे का पूरा मुल्क उन्होंने दांव पे लगा दिया। सबसे पहली इसकी कैजुअलिटी जो है वो पाकिस्तान का निज़ाम अदल है। यानी यहाँ आपको अदालत अदालत नजर नहीं आ रही। अदालत इस कदर मजाक बन गया, और खास तौर पे अब जब चीफ जस्टिस साहब जो आ गए, और जिस तरह यानी मामला कभी सोचा भी नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फौजी अदालतों में केसेस चलाने लेकिन आरिफ चौधरी साहब, ये कोई सवाल जस्टिफाई करेगा करे। कि ना पीपल्स पार्टी तैयार है PTI के साथ इत्तेहाद करने पे, उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है, फिर PTI के साथ कौन इत्तेहाद करेगा? नहीं, या PTI को बिल्कुल ये इत्तेहाद की जरूरत ही पार्टिसिपेट ही नहीं नहीं है। करने वाले सिर्फ इलेक्शंस में? इलेक्शन में हिस्सा लेने दे। तो PTI को देखिए ना, दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो है, बल्कि सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने 16 से 18 महीने हुकूमत की, और उन्होंने जो कुछ किया वो सब लोगों के सामने है। और उन्होंने जो मिलके एस्टेब्लिशमेंट के साथ PTI को तहस नहस करने की कोशिश की, कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी मेरे भाई ने, आपको नसीम साहब ने सारा कुछ बताया है, और हर शख्स ये जानता है कि उनके साथ आज तक क्या हो रहा है। वो खवातीन, आज तक कभी तसव्वुर नहीं किया गया था कि खवातीन को इतना अरसा को जेल में रख सके। उनका स्टैट्यूटरी राइट है,
उन्हें वो स्टैट्यूटरी राइट नहीं मिल रहा, वो जेल से नहीं बाहर आ रही। और इस तरह कभी हुआ नहीं था कि किसी शख्स को आप उस वक्त ये अगर तो कोई ये 9 मई जिसका ये हवाला दे रहे हैं, अगर तो कोई सही मानों में वाकया होता तो फिर 9 मई की सजा और बात है। उनसे ये कहलवाना कि जनाब हमने पीटीआई छोड़ दी और यानी उसके बाद उन्हें ये इस तो आप तरह की बिल्कुल ठीक कह रही सजाएं है, और तो इस तरह ग्राउंड की रियलिटी है कि हुक्में देना। बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व मैं नहीं भी बता थे, देता हूँ आरिफ कि चौधरी क्या साहब, होगा। लेकिन ऑप्शन पीटीआई क्या कर सकती है? रऊफ हसन साहब पीटीआई ये इंडिविजुअली क्या कर सकती है सकते कि हैं? जी, जितनी तादाद में लोग उनके पास है वो लोग जाएंगे और वो वहां इनका नाक में दम कर देंगे और इनको पता चल जाएगा कि अवाम की आवाज क्या क्या होती है और आप ये अवाम समझते की हैं कि ताकत क्या पीटीआई होती है। लास्ट मिनट सरप्राइज दे सकती है? पीटीआई सरप्राइज ये पाकिस्तान के अवाम ने सरप्राइज देनी है और वो सरप्राइज देने के लिए तैयार बैठे हैं। वो इन्हें छोड़ेंगे नहीं, ये जो अच्छा, जिस एक तरह एक ये और चीज़ नसीम सिद्दीकी साहब, अब सोशल मीडिया पे पीएमएलएन भी बहुत एक्टिव है, पीपल्स पार्टी भी कोशिश करती है, और एंड लेट मी से दिस कि ऑकवर्ड है वो ज़रा कोशिश, इतना नेचुरल तरीका नहीं, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, लेकिन पीटीआई शायद उसी दौर की जमात थी, उनकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं कि एक्सप्लॉइट भी किया उन्होंने सोशल मीडिया को। लेकिन ये भी एक सच है कि सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी पीटीआई को ही है कि नर्व्स में घुस के किस तरह से अपनी बात बतानी है। क्या आप ये समझते हैं कि आखिरी मिनट पे 11th आवर पे सोशल मीडिया के थ्रू कराची में नून लीग और एमकेएम और पंजाब में नून लीग को कोई धचका दे सकता है सोशल मीडिया के थ्रू पीटीआई? मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया पे आ जाए, कितने पैसे खर्च कर ले, पीटीआई पीपल्स पार्टी आ जाए, एमकेएम आ जाए, असल में ये जो सोशल मीडिया है ना बतूल, ये यंगस्टर्स का टूल है। और यंगस्टर्स जो है वो मैं और आप कोई उनको पीटीआई में लेके नहीं आए हैं, वो खुद से एक निज़ाम के खिलाफ थे और उस निज़ाम के खिलाफ थे जो उनको बताया जाता था। उनको बताया जाता था कि आसिफ जरदारी करप्ट है, आसिफ जरदारी 10% है, आसिफ जरदारी के सरे महल है, आसिफ जरदारी के स्विस अकाउंट्स है, नवाज शरीफ ने तैयारा अगवा करवाया आर्मी चीफ का। अब मुझे बताएं, रियासत में जो आमिर इलियास राणा साहब बात कर रहे थे, रियासत में इससे बड़ा कभी वाकया हुआ है कि आपने आर्मी चीफ का जहाज अगवा करवा लिया? मेरे ख्याल से ये तो 9 मई से बहुत ही बड़ा वाकया था, लेकिन उनको माफी मिल गई उसमें। बात यह कि सोशल मीडिया पे यंग जनरेशन आई है, उन्हें बताया गया है कि ये लोग करप्ट है, इन्होंने मुल्क लूट के खा गए हैं। लेकिन उसकी डिटेल्स में जाएं तो मामला कुछ और भी तो निकलते हैं ना सिद्दीकी साहब। एक इतने पावरफुल तो नवाज शरीफ कभी भी नहीं थे कि वो वाकई तैयार हुआ कर सके। लेकिन बात है कि वो डील कर लेते हैं ना, जब कोई बुरा वक्त आता है मुल्क से भाग जाते हैं, फिर डील करके वापस आ जाते हैं। दूसरी बात ये है कि पीटीआई को अगर आपने, जिस तरह मेरे मोहतरम चौधरी आरिफ साहब ने बात की, ये सोशल मीडिया कोई चेंज नहीं ला सकती। असल सिर्फ मामला सिर्फ ये है कि अगर पीटीआई को अपने कैंडिडेट्स खड़े करने का मौका मिल गया, अगर उनके कैंडिडेट मौजूद हुए, तो मैं आपको बताऊं पीटीआई का कैंडिडेट बिरयानी या कीमे के नान पे लाए जाने वाला नहीं है। वो खुद से घर से निकलेगा, वो खुद वोट डाल के आएगा। जैसे आमिर खाना देना कोई बुरी बात तो नहीं है ना सिद्दीकी साहब, अगर खाना दे रहे हैं तो खा लें, खाने को तो अभी बीच में मैं खाली खाना के नॉट बी द क्राइटेरिया, अगर कोई दे रहे खाना तो अच्छी बात है। वैसे नहीं, मैं ये बात कर रहा था बतूल के जिस तरह आमिर इलियास राणा ने कहा ना कि पीटीआई पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह वोटर्स को निकालेगा। पीटीआई ने कभी अपने जलसों के लिए भी वोटर्स को नहीं निकाला, कभी पीटीआई के जलसे के लिए एमपीएस और एमएनएस को जो ड्यूटी नहीं लगाएगी कि आप इतने इतने बंदे लेके आएंगे। सिर्फ ये पता होता था कि इमरान खान साहब जलसे में आ रहे हैं और इमरान खान आ रहे हैं, लोग खुद से खुद जौक दर जौक आते थे। अभी आपने वर्कर्स कन्वेंशन भी देखा कि कोई लीडरशिप मौजूद नहीं है वहां पे, लेकिन लोग खुद से किस तरह आए। तो सिर्फ अगर पीटीआई के कैंडिडेट्स को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की इजाजत मिली, उनके कागजात नामजदगी खराब ना किए गए, उनको थ्रेट ना किया गया और कैंडिडेट मौजूद हुए, तो लोग खुद से घरों से निकल के वोट देंगे। जी, मुझे इसको सेगमेंट को वाइंड अप करने, आरिफ चौधरी साहब एक सवाल आपसे शॉर्टली जवाब दीजिएगा। आप क्या समझते हैं, ठीक है वोट बैंक मौजूद है, एक करिश्मा मौजूद है, बट द पॉइंट इज़ कि सिर्फ लोगों के साथ तो लोगों को तो कन्विंस करना मैटर नहीं करता। हमारे मुल्क में इदारे भी इंपॉर्टेंट हैं और एक बाकायदा कुछ पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि सिस्टम जो चल रहा है पाकिस्तान में वो डायनेमिक्स का हिस्सा है। दोनों तरफ पेनिट्रेट करेगी कैसे, सिस्टम के अंदर भी और लोगों के अंदर भी पीटीआई ये कर लेगी, ये एक सवाल। और दूसरा है कि या फिर पीटीआई ये सोचेगी कि रीग्रुप हो जाना चाहिए और वो पहले वाला 4 हलकों की तरह शुरू करेंगे और जुडिशल कमीशन और फ्रेश इंतखाबात करवा लें, दोनों में से क्या करेंगे? देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है ना पीटीआई वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट, यानी इससे ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि अवाम वर्सेस वो तमाम तबकात, जिसमें अशराफिया।
अब मुकाबला जो है वो पूरे पाकिस्तान के अवाम का है। उसमें हर वो शख्स जो साहिबुर राय है, और जो इवन साहिबुर राय तो मैं समझता हूँ कि जो रेडी वाला है, जो आम आदमी है, वो भी बहुत राय रखता है। और वो इतना ज्यादा जुल्म के नीचे आ चुका है और इस जुल्म को इतना रिजेक्ट कर रहा है कि वो इसके खिलाफ एहतजाज करने के लिए बिल्कुल पहुंचेगा। और पोलिंग स्टेशन पे आपको नजर आएगा। पीटीआई की स्ट्रेटेजी देखें, मैं आपको एक अर्ज करूं, जिस मकसद के लिए इलेक्शन हम करवा रहे हैं, इलेक्शन का कराने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तान की साख जो है वो बने, लोगों को एतमाद हो कि पाकिस्तान में एक सिस्टम चल रहा है, जमहूरी निज़ाम है, और जमहूरी निज़ाम में अदालती निज़ाम मौजूद है। जब आप अदालती निज़ाम खत्म कर देंगे, इलेक्शन कमीशन आपका जो है वो जानिबदार इस हद तक होगा कि अगर उनसे बल्ले का निशान भी ले लेगा, उनके कैंडिडेट्स को खड़ा नहीं होने दिया जाएगा और लोगों को जमानतें नहीं मिलेगी, इलेक्शन लड़ने का उन्हें मौका नहीं देंगे। तो उसके बाद क्या होगा, ये आप देखिए। पहली बात तो ये कि ये सारे के सारे इलेक्शन जो है ये बिल्कुल बेमानी और बेकार हो जाएंगे। उसकी वजह ये है कि इलेक्शन अपने तमाम तर मकासद जो है उससे फारिग हो जाएंगे, और ना पूरी दुनिया में हमारी साख कोई बनेगी, ना ठीक है, बहुत पाकिस्तान के शुक्रिया आप अंदर कोई दोनों का साख प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। खुशामदीद। इस वक्त मुझे इकोनॉमिस्ट खाकान नजीब साहब ने ज्वाइन किया है। खाकान नजीब साहब, आपने फिच इंटरनेशनल रैंकिंग एजेंसी की रिपोर्ट पढ़ी होगी, उस पर भी तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले IMF का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में तनख्वाहों पे टैक्स नहीं लगा रहे, बल्कि कारोबारी आमदनी पे टैक्स लगा रहे हैं, और पेट्रोलियम लेवी भी बढ़ाने का इरादा नहीं है। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि इज़ इट अ गुड न्यूज़ फॉर अस कि सैलरी तबके पे तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन बाकी कोई और बोझ है जो हम लोगों पे आ जाएगा? इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बतूल साहबा, आप जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रही हैं वो एक टेक्निकल मिशन है जो पाकिस्तान आया हुआ था। एक तो यह मैं पहले हमेशा कहता हूँ, आज भी फिर कहता हूँ कि अपने लोगों पर भरोसा करके अपनी लोकल रिसर्च करें, अपनी यूनिवर्सिटीज़ को इस्तेमाल करें, अपने FBR को इस्तेमाल करें। FBR में ये सख्त पैदा करें कि वो ये ख़ुद काम कर सके। हमने बहुत ज़्यादा अपनी पॉलिसी को आउटसोर्स कर दिया है। टेक्निकल मिशंस, कंसल्टेंट्स, प्रोग्राम्स ऑफ द मल्टीलैटरल्स, टोटल डिपेंडेंस जो है बाहर चली गई है। और इससे हमारी सकत अपनी रिसर्च करने की, क्योंकि मैंने इतने साल काम किया है और बहुत कोशिश की, हमने बहुत सी खुद रिपोर्ट्स लिखी। ये जितनी SOEs की गुफ्तगू आप पाकिस्तान में सुनते हैं, आपने कभी मुझे नहीं कहा कि ये SOE की एक रिपोर्ट आई है कहीं बाहर से या कोई लिख के चला गया, आपका क्या ख्याल है? ये SOEs की 4 रिपोर्ट्स लिखी गई हैं, चारों मैंने खुद लिखी हैं। मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आगाज़ भी खुद किया था। अब आई एम होपिंग कि अभी जो अपडेटेड रिपोर्ट है वो आ जाएगी। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि उसकी ओनरशिप बढ़ जाती है। जो इस वक्त आप गुफ्तगू कर रही हैं वो अभी 8 मेमोयर आया नहीं है, बट उसका और जो मैं आपसे अभी गुफ्तगू करूँगा कोई फ़र्क नहीं होगा। उसमें कहा जाएगा, लेकिन इसमें एडिटोरियल्स लिखे गए हैं आज अखबारों में। जी बिल्कुल लिखे गए हैं, बिकॉज एक शायद उसमें आया था और फिर वो उन्होंने डिनाई कर दिया ये बात कि हम सैलरीड पर टैक्स बढ़ाने जा रहे हैं। और फिर IMF ने खुद उस चीज़ को, जो उनकी लोकल रेजिडेंट रेप हैं, उसने शायद डिनाई भी कर दिया। बट देखें है क्या उसमें, है ये बड़ी सादा सी गुफ्तगू कि पाकिस्तान के कुछ सेक्टर्स आउट ऑफ टैक्स नेट हैं, उनको टैक्स नेट में लाइए। वो क्या हैं? रिटेल और होलसेल 60% हैं बतूल साहिबा ये हमारी इकानमी का, और टैक्स बहुत थोड़ा सा देते हैं। बहुत से रिटेलर हैं, बहुत से कम रजिस्टर्ड हैं, सो अगेन उनको रजिस्टर कीजिए। नंबर 2, हम एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 3-4 अरब रुपए से ज़्यादा कलेक्ट नहीं कर पाते। पूरा मुल्क 9,400 अरब बतूल साहिबा टैक्स देगा। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर 23% है पूरी आमदन का, और वो 3 से 4 अरब रुपया इनकम टैक्स देगा। तीसरा जो सेक्टर है वो है आपका रियल एस्टेट। रियल एस्टेट को कभी हम एमनेस्टी देते रहे, अब भी हम यही समझते हैं कि रियल एक्सपोर्टर्स को भी तो बहुत ज़्यादा स्पेस है जी, और उसके बाद हम एक्सपोर्टर्स को बहुत ज़्यादा स्पेस देते हैं। सो रियल एस्टेट को भी वो कहेंगे कि आप टैक्स कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि इस पे एक प्रॉपर कैपिटल गेन्स नहीं है। यानी कि 1 करोड़ का प्लॉट जब 2 करोड़ का बिकता है, तो जो 1 करोड़ का मुनाफा है वो मेरे मार्जिनल इनकम टैक्स रेट पे चार्ज होना चाहिए उस साल के। ऐसा हम नहीं कर रहे, ये एक छूट सी दी हुई है। फिर वो रिपोर्ट आपको ये कहेगी कि बहुत से टैक्स गैप्स हैं, सर्विस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में कम है, GST में पूरी कलेक्शन नहीं होती, इनकम टैक्स में नहीं होती, GST ऑन सर्विसेज बढ़ाइए। इसी तरह की आपको बहुत सी चीज़ें जो है, जो मैं आपके सामने रखा हूँ, वो कही जाएंगी।
अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाइए, वो आपको स्टैंप ड्यूटी पे कहेंगे। ये सारी वो इलाके हैं जहाँ पे वीकनेसेस हैं। फिर वो आपको कहेंगे कि रीजनल डेटा बेसिस अपनी बेहतर कीजिए, कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट कीजिए, आप अपने प्राल को बेहतर करें ताकि ऑटोमेशन कायम हो, वीक मॉनिटरिंग है उसको बेहतर कीजिए, रिस्क बेस्ड ऑडिट्स कीजिए। आप ये नोट कर लें, मैं आपको चूंकि ऑन एयर ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें वो आपको कहेंगे। इसमें कोई भी ऐसी चीज़, ये भी आपको कहेंगे कि कस्टम्स में प्रोसेस जो इंपोर्ट डिक्लेरेशन का है उसमें बहुत घंटे लगते हैं, उसको आसान बनाइए। आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस हैं वो वीक हैं, उसको ठीक कीजिए। ये जो ओवर इनवॉइसिंग का मसला है इसको हल कीजिए। हार्मोनाइज नेशनल टैक्स स्ट्रैटेजी बनाइए। ये सारी चीज़ें वो आपको कहेंगे। मॉनिटरिंग, कंप्लायंस और जो एरियर्स फंसे हुए हैं उनको निकालिए। इसमें से कोई भी ऐसी नई चीज़ नहीं है। बात यह है कि ये सारे काम आपको अगर करने हैं ना, तो आज ये तय कर लीजिए कि आपको एफबीआर में वो टीम बनानी पड़ेगी जो ये काम कर सके। ठीक है नजीब साहब, एक और जाविये पे, अब योर पॉइंट इज क्लियर, एक और जाविये पे बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान में एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के रिस्क हैं स्टैंड बाय अरेंजमेंट के बावजूद? आपने ये बहुत अच्छी चीज़ सामने रखी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इस साल का टॉपिक है। 25 अरब डॉलर जो हैं वो हमें ग्रॉस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में तकरीबन चाहिए हैं, जिसमें हमारी डेट सर्विसिंग और कुछ करंट अकाउंट भी शामिल है। इस टोटल में से 10-12 अरब डॉलर हमारे रोल ओवर हैं, जो पैसे हम वापस नहीं करेंगे। उसमें से मेरा ख्याल है मेजर रोल ओवर हो गया है, 1-1.5 अरब डॉलर का रह गया। 4-5 अरब डॉलर आ गए हैं पाकिस्तान पहले 5-6 माह में। अब 5-6 अरब डॉलर बाकी हैं जो अगले 6 माह में आने हैं। अगर आईएमएफ का प्रोग्राम इंटैक्ट रहता है बतूल साहिबा, मल्टीलैटरल्स के फंड्स फ्लोज करते रहते हैं, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट लोन चलते रहते हैं, मुझे कभी उम्मीद है कि हम अपने 25 अरब डॉलर अंडर दी आईएमएफ अम्ब्रेला पूरे कर लेंगे। और आप ये भी देखिए कि ज़र मुबादला के ज़खायर कहाँ 4 अरब डॉलर से नीचे चले गए थे, वो फंड का प्रोग्राम होने की वजह से 8.7 अरब डॉलर पे गए, आज 7 अरब डॉलर पे हैं। ब्लीडिंग हुई है बट बड़ी स्लो ब्लीडिंग और है। इसकी भी वजाहत कीजिएगा कि 18 बिलियन डॉलर्स की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की अगर टारगेट है तो उसमें 9 बिलियन तो सिर्फ डेट में जाएगा। इसके अब एक्सप्लेन कीजिएगा, ये भी रिपोर्ट में मेंशन हुआ। जी ये देखिए कि मेजर तो आपकी जो रकूम है वो आपकी डेट फाइनेंसिंग में ही जानी है। कुछ एक करंट अकाउंट का खसारा है जो 3 से 5 अरब डॉलर का अस्यूम किया जा रहा है, पर ये 25 अरब डॉलर का एक ओवरऑल फ्रेमवर्क है जो आपने बनाना है। आई थिंक आईएमएफ को अगर लोग बेहतरीन चीज़ समझें तो वो ये इंश्योर करता है कि कोई भी मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट सिनारियो या अपनी ग्रॉस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग को पूरा ना कर सके। आईएमएफ ने बहुत से जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उनसे बात भी की है और उनसे ये इंश्योर किया है, मल्टीलैटरल से भी, हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं बायलैटरल से भी, कि ये रकूम जो है फ्लो इन कर जाएंगी। मुझे कभी उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। आप ये भी देखिए कि आज से 4-5 माह पहले आप मुझे कई दफ़ा ये पूछती थी कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है कि नहीं है। आज ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये पूछ रही हैं कि क्या ये रकूम अब कंफर्टेबली आ जाएगी। जो इसमें कमी रह जाएगी वो आपको 9 अरब डॉलर का एक टारगेट है 30 जून के रिजर्व्स का। लेकिन एक और, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम पहले सवाल करते थे, लेकिन एक और कंसर्न है जो इस रिपोर्ट में आया है। उन्होंने कहा है वी हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डिचिंग रिवर्सिंग रिफॉर्म्स। ये उस पर एक एनालिसिस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, दैट वी हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डिचिंग एंड रिवर्सिंग रिफॉर्म्स एग्रीड विद आईएमएफ एंड अदर लेंडर्स। और रिपोर्ट के अंदर ये भी कहा गया है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत मैटर करती है और इलेक्शन। जी आप सही कह रही हैं। ये आप फिच की रिपोर्ट का जिक्र कर रही हैं, जो एक रेटिंग एजेंसी है जिसने पाकिस्तान को अभी उसी रेटिंग पे रखा है जो CCC है। मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि पाकिस्तान को CCC पे ही रखना, बावजूद इसके कि IMF का प्रोग्राम हो गया है और एक्सटर्नल रिस्क्स ज़रूर हैं, मैं एग्री करता हूँ उनसे, बट दैट डजंट मीन कि हम शायद CCC ही हैं इस वक्त। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को मेहनत करनी चाहिए थी और उनसे रिवीजन करानी चाहिए थी, अपग्रेड करने के लिए CCC से एक नॉच हमें ऊपर जाना चाहिए था। ये तो एक जंक स्टेटस है। आई थिंक कि शायद उतनी हम कन्वे नहीं कर पाए उन्हें कि इतना डिस्कम्फर्ट नहीं है। पॉलिटिकल एक बहुत बड़ा इस वक्त 8 फरवरी का पहले लगा लोगों को कि नहीं हो रही तो उन्होंने ये बयान दिया। अब 8 फरवरी क्लियर है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ ट्रांजिशन।
पर आपकी दूसरी बात बहुत अहम है बतूल साहिबा, जिसने भी पॉलिटिक्स संभालनी है 8 फरवरी के बाद, बहुत डीप और जिसे कहेंगे ब्रॉड रिफॉर्म्स की ज़रूरत है इस मुल्क को। एनर्जी में भी, FBR में भी, डीरेगुलेशन में भी, पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने में भी, ग्रोथ क्रिएट करने में भी, इन्वेस्टमेंट लाने में भी। इसके लिए प्लीज़ उनसे गुजारिश है कि वो आज काम करें, टीम बनाएं, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो वेलफेयर क्रिएट करेंगी लोगों के लिए और उन आने वाली हुकूमतों को इंश्योर करेंगी कि वो 5 साल पूरे करें। ठीक है खाका नजीब साहब, ये इसकी वजाहत कीजिएगा कि यूरो बॉन्ड और सुकूक इशुएंस और बाकी जो 4.5 बिलियन कमर्शियल बैंक से हमने बोरो करना है, क्या वो चैलेंजिंग हो सकता है और क्यों? 3.5 से 4.5 अरब डॉलर के दरमियान कमर्शियल बैंक से बोरो करना पड़ेगा। ये इसलिए है कि हमने बहुत सी रकूम जब IMF का प्रोग्राम नहीं था तो वो वापस कर दी। चूँकि IMF की अम्ब्रेला जून से पहले नहीं थी तो हमें बहुत ऊंचा रेट मिल रहा था। अब आई थिंक कि जो कमर्शियल फाइनेंसिंग है वो तो फ्लो कर जाएगी। ये 2 जगहों से आती है बतूल साहबा, UAE और चाइनीज़ बैंक से। याद रखिए कि उन दोनों जगहों में ये जो बैंक्स हैं इसमें उनकी गवर्नमेंट्स का बहुत बड़ा से होता है। आई स्टिल होप कि ये पैसे आ जाएंगे। जो आपने दूसरा जिक्र किया, यूरो बॉन्ड्स पाकिस्तान फ्लोट नहीं कर पाएगा और उसकी एक वजह जो है वो यही है कि विद अ CCC रेटिंग, जो कि फिच ने अपग्रेड नहीं की पाकिस्तान की और मूडीज़ ने भी पाकिस्तान को एक बहुत ही लो रेटिंग स्टेटस पे रखा हुआ है। पाकिस्तान अगर पैसे मांगने जाएगा यूरो बॉन्ड्स की शक्ल में तो बहुत ऊंचा रेट मिलेगा पाकिस्तान को अपनी रेटिंग की वजह से। दूसरी ये भी याद रखिए कि जो इस वक्त दुनिया के रेट्स हैं वो मॉनेटरी टाइटनिंग की वजह से, यानी कि दुनिया के रेट्स भी बहुत बढ़े हुए हैं। यानी कि फेडरल फंड रेट जो US का रेट था वो 0 था, तो हम 5.25 से लेके 8% तक अपने बॉन्ड को फ्लोट करते थे। आज उनका रेट ही 5.25 के करीब है, प्लस हमारी रेटिंग नीचे चली गई है। तो हमें तो डबल डिजिट्स का कहीं एक रेट मिलेगा। आई डोंट थिंक कि यूरो बॉन्ड इस साल हम कर पाएंगे, ये बात उनकी दुरुस्त है। कमर्शियल फाइनेंसिंग दो में मुझे कभी उम्मीद है कि फ्लो इन कर जाएगी पाकिस्तान में। अगेन ये रिस्क एग्जिस्ट करते हैं। 30 दिसंबर को IMF का जो दूसरा रिव्यू है उसके टारगेट्स पूरे होने चाहिए, IMF की अम्ब्रेला रहनी चाहिए, IMF के फंड्स पाकिस्तान में फ्लो करते रहें, तो वो एक स्टैंप ऑफ अप्रूवल है कि वी आर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खाका नजीब साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे, एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आएंगे। खुश आमदीद। इस वक्त मुझे ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने ज्वाइन किया और इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है और मुझे लगता है कि शायद दुनिया की बड़ी ताकतों को थोड़ी शर्म आ गई है या उन पे इन प्रोसेशंस ने या लोगों की तकलीफ ने इतना प्रेशर बढ़ा दिया कि वो ऐसा करने पर मजबूर हो गए। बरतानवी और जर्मन हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं डेविड कैमरून और जर्मन वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने संडे टाइम्स में एक मुश्तरका कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने ये तो नहीं कहा कि फौरी तौर पे जंग बंदी होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि बहुत अरसे से ये मसला चल रहा है, इसको हल होना चाहिए और हम ये नहीं भूल सकते कि ये दोनों माजी में इसराइल की खुलेआम हिमायत करते रहे हैं। और अब ये मुश्तरका कॉलम इस बात की निशानदेही करता है कि उनके लहजे नर्म हो रहे हैं या उनको शर्म आ रही है और कुछ मस्बत होने जा रहा है। जी हाँ, बहुत शुक्रिया, आप सही कह रही हैं। देखें कि जिस तरीके से उन दोनों ने बात की है, अच्छा उन्होंने आज जिस तरह उन्होंने सीज फायर की खुली बात नहीं की, बट दे सेड कि यह क्वेश्चन है कि वेदर सीज फायर सस्टेनेबल होगा या नहीं होगा, बट दे हैव रियलाइज कि जो वहाँ पे जो एट्रॉसिटीज हो रही है, जहाँ पे मास किलिंग्स हो रही है, दैट इज वेरी सीरियस। और लेकिन उससे ऊपर इम्पोर्टेंट जो रिसेंट विजिट हुआ है, जो फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर है वो वहाँ गई हुई थी, तो उन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा है कि जी फौरन सीज फायर होने चाहिए। और जिस तरीके से वहाँ पे किलिंग्स हो रही है, उन्होंने कहा ह्यूमनली ये एक्सेप्टेबल नहीं है इंटरनेशनल कानून के तहत। और बाकी जो देखें जो जितने भी यूरोपियन हैं या मोस्टली अमेरिका में एंड विद इन इजराइल अंदर से जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल में बड़े ज़बरदस्त किस्म का उनका इम्पैक्ट है। बट अनफॉर्चुनेटली नेतन्याहू का जो हमने कल एक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, तो उसमें भी बट स्टिल ही वाज एडमेंट, ही सेड कि जी फाइट होगी अनटिल विक्ट्री। और उन्होंने ये भी कहा कि जी कि इसमें वो जब तक हमास की डिस्ट्रक्शन नहीं होगी तो वो ये जंग जारी रहेगी। तो ह्यूमनली मेरे ख्याल में दैट इज नॉट पॉसिबल। एट प्रेजेंट हम सिचुएशन देखते हैं कि गजा के अंदर जो है उन्होंने इंसर्कल किया हुआ है, गजा को किया हुआ है, लेकिन इस मुश्तरका कॉलम को कौन संजीदगी से लेगा ब्रिगेडियर साहब? कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा। देखिए अनलेस अमेरिका सीरियस नहीं लेता है, कोई नहीं लेगा इसमें।
क्योंकि अमेरिकन की जो देयर सपोर्ट अमेरिकन सपोर्ट इनके साथ है, इजराइल इज ए फेवरेट चाइल्ड है, तो देयरफॉर वो तमाम इसको शेयर दे रहे हैं। अब एक चीज जो साबित हो चुकी है कि इजराइल एट देयर ओन दे कैन नॉट फाइट ए वार, तो जब तक बाहर से सपोर्ट नहीं होगी, जिस तरीके से हमास वाले लड़ रहे हैं, तो देयरफॉर इतना मुश्किल इनके लिए मुमकिन नहीं रहा इजराइल के लिए। इजराइल की जो मिथ थी वो टूट चुकी है। इसमें एक और नुकता ऐड करते हैं, जैसे कि आपने कहा कि जो अंदरूनी प्रेशर है वो बहुत मानी खेज है इस सारी सूरत हाल में। इसराइली फ़ौज के हाथों अपनी फ़ौजियों के कत्ल पर ह्यूमन राइट्स वॉच का रद्द-ए-अमल भी इस वक्त बहुत अहम है। कहा उनका ये कहना है कि ये समझते हैं कि पहले गोली मारो फिर पूछो, और इसराइली फ़ौज का इक़दाम इनकी दरीना मश्क की निशानदेही करता है कि अपने ही लोगों को, अपने ही फ़ौजियों को मारना और फिर ये कहना कि ये फ़लस्तीनियों ने या हमास ने मारा है। और इस कॉन्टेक्स्ट में 121 इसराइली फ़ौजी हलाक हुए हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें एक्सपोज होना ये कितना कमज़ोर करेगा इसराइल को? देखें, इजराइल ऑलरेडी अंदर से कमजोर हो चुका है। जिनके रेगुलर फोर्स दैट इज अराउंड 1,29,000, बाकी सारे तो रिजर्विस्ट हैं या सेटलर्स हैं जिन्होंने वेपन्स पकड़ाए हुए हैं, और वो आके हैं। जिस तरीके से हमने रिसेंटली पिक्चर्स देखें कि इनके मिलिट्री ऑफिसर्स कॉलेजों में जा रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप आएँ और आर्मी को ज्वाइन करें, तो वो उनकी स्टेज आई है। और देखिए हमास एट द अदर हैंड कि वो उनका जो मोटिवेशन लेवल बहुत डिफरेंट है और हाईएस्ट लेवल पे है। तो वो एक ऐसी सिचुएशन में, तो इजराइल मेरे ख्याल में कि बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में है, तो वो कहाँ तक ये जाएगा। और फिर ये है कि देखें कि जिस तरीके से सिचुएशन है गजा के अंदर से, वो जिस तरह कंट्रोल करना चाह रहे हैं या डिस्ट्रक्शन ऑफ हमास की चाहते हैं, वो मुमकिन नहीं है अनलेस दे ऑक्यूपाई इंटायर गजा। और इसके अलावा ये है, गजा जब ऑक्यूपाई भी कर लेते हैं तो सिक्योरिटी भी एस्टेब्लिश करते हैं, अल्टीमेटली जो उनका फोकस है, लेकिन वो हमास को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो वो सिलसिला चलता रहेगा। देखें इनका जो सेक्रेटरी डिफेंस है लाइट ऑस्टिन, उन्होंने ये कहा है कि इजराइल इज गोइंग टू फेस ए स्ट्रेटेजिक डिफीट, और उनका इशारा इस तरफ था कि अगर इफ यू कंटिन्यू किलिंग सिविलियंस, तो अल्टीमेटली जो आपके साथ जो होगा तो इसके रिएक्शन या इसके रिपरकशंस बुरे होंगे। एंड बेसिकली ही वाज ड्राइंग अटेंशन जनरल मैकरिस्टल, जो स्टैनले मैकरिस्टल जो थे, जो वाज द कमांडर जब इराक में वार हो रही थी, तो उसने ये कहा था इफ यू किल ए इनोसेंट सिविलियन दैट विल लीड टू, ये उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है। जी हाँ, तो वो 10 बंदे और आगे आएंगे। तो ये सिचुएशन है। तो हमास को यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय कंप्लीटली किसी सूरत में। आज 20,000 भी मार दें, द 40,000 दे विल रिप्लेस। तो वो ये तो चीजें चलती रहेंगी। तो बट डिपेंड्स जो सोल्यूशन आगे होगा अल्टीमेट, वो दैट इज 2 स्टेट सोल्यूशन। ठीक है बिगेरी साहब, हम ये देखते रहें कि अल जज़ीरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके पहले भी कुछ जर्नलिस्ट मारे गए, और भी खैर जर्नलिस्ट बरादरी पे बहुत डायरेक्ट हमले भी हुए इजराइल की तरफ से। लेकिन इस वक्त अल जज़ीरा ने अपने सहाफ़ी के कत्ल के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फौजदारी अदालत से रुजू करने का फैसला कर लिया। इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि इससे पहले कुछ फ़लस्तीनी फैमिलीज भी रुजू कर चुकी हैं और उनका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जी हाँ, फ़र्क तो यकीनन कुछ ना कुछ इसका इम्पैक्ट तो ज़रूर होगा, फ़र्क तो पड़ेगा। स्पेशली एक चीज़ हमें अप्रिशिएट करने चाहिए, डिस्पाइट ऑल दोज डिफिकल्टीज गजा के अंदर हो रही हैं, वहाँ पर सिस्टम अभी भी मुतारिक है। वहाँ कैजुअलिटीज़ की रिपोर्ट्स आ रही हैं, बाकी इंफॉर्मेशन आ रही, दिव्य अल जज़ीरा वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहा है, तो वो ज़बरदस्त है। प्रॉब्ली ओवर 48 के करीब या उससे ज़्यादा जो जर्नलिस्ट है वो उनको वहाँ पे दे हैव बीन किल्ड। तो ये एक सीरियस वार क्राइम है। देखें वो आप इसको कर नहीं सकते हैं, तो लेकिन ये मेरे ख्याल में इनको एक्सपोज करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, हम ये तो देख रहे हैं ब्रिगेडियर साहब के जैसे जर्मनी और बरतानिया ने एक स्टेटमेंट दी, मुश्तरका कॉलम सामने आया, लेकिन मुस्लिम ममालिक की तरफ से पहले भी बेबसी थी, फिर भी बेबसी थी। वहाँ से हम कोई कुछ अनपॉपुलर फैसला क्यों नहीं देखते? जितना भी प्रोडक्ट्स के बायकॉट की बात हो जाए या तेल बंद करने की बात हो जाए, इवेंचुअली होता तो कुछ नहीं है। देखें ये दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट। अगर आपने फॉलो किया होगा तो अरब लीग की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी बिफोर द OIC समिट अभी रिसेंटली जी, उसमें देखें ये 22 मुल्क हैं, तो 11 ममालिक ने एक प्रपोजल पेश किया था और बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के स्टेप्स उन्होंने सजेस्ट किए थे।
बट अरब लीग के अंदर से कुछ ऐसे ममालिक थे दे अपोज दोस डिसीजंस, उन्होंने उसको नहीं करने दिया। तो दैट्स वाई उन्होंने अरब लीग की जो मीटिंग थी दैट वाज बेसिकली एनेक्स कर दिया था विद ओआईसी के समिट के साथ, ताकि वहां पे डिसीजन ना हो सके। और वहां पे जो बेसिकली अभी जो कंट्रीज के नाम तो नहीं आए जिन्होंने अपोज किया, पर लोग कहते हैं कि इसमें यूएई शामिल था, बहरीन था, या सऊदी अरब का नाम ले रहे हैं, बट वी आर नॉट श्योर, बट दैट वाज अपोज। लेकिन ओआईसी ने देखें कि द रिजल्ट वाज जीरो, मतलब ओआईसी ने कंडेम की हद तक किया है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग स्टेप्स है देखें ना, अगर वो ये कहते कि जो 8 ममालिक हैं जिन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश किए हैं, वो कहते हम कहते हैं हम वी आर गोइंग टू ब्रेक द डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इजराइल। एक वो होता ऑयल प्राइसेस, ये इसको कहते हैं कि हम इसको ये उसको राइज जी बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।